Welcome everybody to this new lecture of our paper Solid State Physics, and in today's lecture we will discuss a new interesting topic, and this topic is about geometrical structure factor. Okay, geometrical structure factor. इससे पहले वाले लेक्चर में हम एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर क्या है और किस तरह से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह से हम इसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हम समझेंगे कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर क्या होता है। ओके, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर से किन मायनों में अलग है, ये बात सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को जब हमने डिफाइन किया तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या था कि आप ये समझिए कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्स-रे स्कैटर्ड by an atom, the amplitude of the radiation is scattered by an atom to the amplitude of radiation that is scattered by an electron that is placed some arbitrary origin. Okay, ये एक रिलेशन हम स्टडी करके आए हैं। ओके, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इस लैटिस के लिए निकाले, इस लैटिस के लिए निकाले, इस लैटिस के लिए निकालिए। आप जानते हैं कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ओके, आप एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इस लैटिस के किसी एटम के लिए आप कंसिडर करेंगे तो उतना ही आएगा। यहाँ जब आप इस लैटिस के लिए किसी भी एटम के लिए आप एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे, ये भी उतना ही आएगा, और इसके लिए भी उतना ही आएगा। बशर्ते, शर्त ये है, कंडीशन इज दैट कि ये सब के सब एटम्स आइडेंटिकल हों, ये सब के सब एटम्स आइडेंटिकल्स हों। ये जैसे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें जो एटम्स की प्लेसिंग है वो केवल कॉर्नर्स पे है। ये देखिए, यहाँ और एक एटम यहाँ अभी छूटा हुआ है, उसको मैं बना देता हूँ। ये इसमें जो एटम्स की प्लेसिंग है वो केवल कॉर्नर्स पे है। ये चूंकि एक बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें कॉर्नर्स के साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में भी एटम आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये हमारा फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसमें कॉर्नर्स के साथ साथ जितने फेसेस, 6 फेसेस ऑफ द क्यूब, इन पे भी आपको सेंटर में एटम्स नजर आ रहे होंगे। ओके, तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर आप इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए निकालें, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए निकालें, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए निकालें, तो आपको एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एक जैसा ही मिलेगा, बशर्ते कि ये जो एटम्स हैं यहाँ ये आइडेंटिकल हों। एटम्स चूंकि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर या फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, और इसमें हम कहीं भी स्टडी ऐसा नहीं करते कि ये एटम्स आपस में आइडेंटिकल नहीं है, एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है। ये एटम्स सारे के सारे आइडेंटिकल एटम्स हैं। तो आप एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इस एटम के लिए निकाले, इस एटम के लिए निकाले, इस एटम के लिए निकाले, इसके लिए निकाले, इसके लिए, या फिर ये जो बॉडी के सेंटर में इसके लिए निकाले, ये जो फेस के सेंटर में है इसके लिए निकाले, या इस कॉर्नर्स के एटम के लिए। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर इन सभी एटम्स के लिए एक जैसा आपको कैलकुलेशन जो होगी आपकी एक जैसी होगी। लेकिन जब हम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर जैसे किसी कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर ये डिपेंड करता है, फर्स्टली ये डिपेंड करता है कि जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका टाइप कैसा है। टाइप से मतलब ये है कि ये जो एटम्स की प्लेसिंग है, ये कहाँ कहाँ हुई है,
यानी जैसे सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के हम ये स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ जो एटम्स की प्लेसिंग है केवल कॉर्नर्स पे है। तो इस बात पे डिपेंड करता है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। यहाँ जब हम बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो यहाँ हम कॉर्नर्स के साथ साथ एक एटम जो है इस बॉडी के सेंटर में भी है। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि हाँ कॉर्नर्स पे तो है ही एटम, साथ ही साथ इसके बॉडी के सेंटर में भी है। और यहाँ जब हम फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, तो फिर से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर इस बात को नोट करता है कि यहाँ जो स्कैटर्ड एक्सरेज होंगी वो ये एटम्स तो स्कैटर करेंगे ही जो कॉर्नर्स पे हैं, साथ ही साथ जो फेस पर एटम प्लेस हैं, सेंटर ऑफ द फेस प्लेस्ड हैं, वो भी स्कैटरिंग देंगे बाय एक्सपोजिंग दिस टाइप ऑफ क्रिस्टल बाय एक्सरेज। इससे आप इस फिगर से आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये मेरे पास एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो एटम्स की प्लेसिंग की गई है ये कॉर्नर्स पे की गई है, ये देख रहे होंगे आप, कॉर्नर्स पे की गई है। ये जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसको एक्सपोज किया गया एक्सरेज के द्वारा, एक्सपोजिंग बाय एक्सरेज। तो होगा क्या, क्योंकि वान लाउ ट्रीटमेंट को हम याद रखने वाले हैं और उसी का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि वान लाउ ने ये कहा था कि जो स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज है वो पैरेलल एटॉमिक प्लेन्स से कंसीडर करने के बजाय, जैसे ब्रैग ने किया था, उन्होंने कहा था कि ये जो हम स्कैटरिंग अब कंसीडर करेंगे, ये हम किसी भी सिंगल एटम के द्वारा जो स्कैटरिंग होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ से ये एक्सरे आती है, इस एटम पे स्ट्राइक करती है और स्कैटर्ड होके इस डायरेक्शन में चली जाती है। फिर ये इंसिडेंट एक्सरे आती है, इस एटम पे स्ट्राइक करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। ये एक्सरे आती है, इस एटम पे स्ट्राइक करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। ये इंसिडेंट एक्सरे आती है और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है स्कैटर। तो यानी इन सभी डायरेक्शंस को, जो इस एटम पे इंसिडेंट हो रही है, इस एटम पे इंसिडेंट हो रही है, इस पर सभी पर जितने भी यहाँ प्लेसिंग है, एटम्स प्लेस्ड हैं, ये हुआ इंसिडेंट एक्सरेज और इस डायरेक्शन में हमें मिली स्कैटर्ड एक्सरेज। अब ये सोचिए आप एक बात कि अगर यहाँ मेरे पास बॉडी सेंटर ये क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता, ये तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अगर ये मेरे पास बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता, तो जो एटम यहाँ बॉडी के सेंटर में है, ये एटम भी यहाँ से इंसिडेंट जो एक्सपोज आपने किया है एक्सरे के द्वारा इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, वो एटम जो बॉडी के सेंटर में है वो भी यहाँ से स्कैटर्ड करता है एक्सरे को। तो जो ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मुझे मिलता है ये डिफरेंट होता, क्योंकि अभी तो जो एटम स्कैटर्ड कर रहे हैं एक्सरे को केवल कॉर्नर्स वाले कर रहे हैं, लेकिन अगर इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मैं एक्सपोज करूं इंसिडेंट एक्सरेज से, तो जो यहाँ से इंसिडेंट एक्सरेज आएंगी, यहाँ से इंसिडेंट एक्सरेज आएंगी, वो ये कॉर्नर्स के एटम तो एक्सरेज को स्कैटर्ड करेंगे ही, साथ ही साथ ये जो बॉडी के सेंटर में जो ये एटम है ये भी उस इंसिडेंट एक्सरे को क्या करेगा, स्कैटर्ड करेगा। तो ये जो स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड मुझे यहाँ मिलेगा वो डिफरेंट होगा फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और डिफरेंट होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, क्योंकि यहाँ जो अगर मैं इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सपोज करूं बाय द इंसिडेंट एक्सरेज, तो यहाँ ये कॉर्नर्स के एटम्स तो स्कैटर करेंगे ही, साथ ही ये फेस का जो एटम्स, फेस के सेंटर पे जो प्लेस्ड हैं एटम, ये भी एक्सरेज को स्कैटर्ड करेंगे। तो अगर मैं एक कंपैरिजन यहाँ करना चाहूँ, तो सबसे कम, इन तीनों की बात हम कर रहे हैं, सबसे कम जो स्कैटर्ड करेगा इंसिडेंट एक्सरेज को वो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर करेगा, उससे ज़्यादा बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर करेगा, और सबसे ज़्यादा इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड मुझे मिलेगा वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के केस में मिलेगा।
फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के केस में मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ नंबर्स ऑफ एटम्स, जिसको हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बोलते हैं, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए आप जानते हैं 4 होता है। हम एक डिस्कशन पहले करके आए जब हम बेसिक डिस्कस कर रहे थे सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, तो वहाँ हमने इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट एक फॉर्मूला हमने लिखा था, दैट ni + nf/2 + nc/8, उस तरह का फॉर्मूला लगा के आप यहाँ इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कैलकुलेट कीजिएगा तो वो 4 आता है। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट होगा पर यूनिट सेल, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो इंसिडेंट एक्सरेज है उसको उतना ही ज्यादा स्कैटर्ड करेगा, यानी जो स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा इन दीज केसेस विच हैव मोर इफेक्टिव नंबर और larger effective number of lattice point, or atoms per unit cell, not lattice point, because lattice point से आप crystal structure को define नहीं कर सकते। effective number of atoms पर यूनिट सेल जिसके पास ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। तो वान लू ने इस बारे में ये कहा था कि अगर इंसिडेंट एक्सरेज आती हैं और वो किसी एटम से स्कैटर्ड हो जाती हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिलता है, और डिफ्रैक्शन मैक्सिमा केवल उन्हीं डायरेक्शंस में हमें मिलता है जिन डायरेक्शंस में कुछ सर्टेन कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, जिन कंडीशंस को हम कहते हैं लाउज कंडीशंस और लाउज इक्वेशंस। ओके, so Van Loo treated the phenomena of X-ray scattering in more general way as compared to the Bragg's treatment, in which he assumed that incident X-rays can be scattered from an atom which is in more general way as assumed by Bragg, which according to Bragg, that X-rays, incident X-rays can be scattered by the parallel atomic planes. Okay, so this is the more general way as assumed by Van Loo, and the scattered X-rays in certain directions there is diffraction maxima, and diffraction maxima is obtained in certain direction in which these scattered waves meets constructively. That means these scattered X-rays interfered constructively, and in those directions certain conditions are obeyed, and those conditions are known as Van Loo conditions or Van Loo equations. Okay, उसके बाद एक रिलेशन आप एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और जेड के बीच में आप ये एटॉमिक नंबर है जेड और ये एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है एफ। ओके, तो इसके बीच में एक रिलेशन आप पढ़ के आते हैं कि आइडियली जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन हमें तभी मिलती है जब ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो आइडियली तो ये हम कह सकते हैं दैट द एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर should be equal to the atomic number of that particular atom, but in practice the atomic scattering factor will always be less than the atomic number z of any particular atom. Okay, तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है वो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर से किस मायने में अलग है। यहाँ जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर मैंने बताया कि किन किन बातों पे वो डिपेंड करता है, आपको बताया कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पे डिपेंड करता है, एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में, पर्टिकुलर यूनिट सेल में कैसा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने, इन सब बातों पर ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर डिपेंड करता है, जिसे अभी थोड़ी देर में हम डिफाइन करने वाले हैं। ओके, एक दूसरी बात यहाँ समझने लायक ये है कि जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं NaCl का।
NaCl का स्ट्रक्चर भी आप स्टडी करके आए हैं। आप वहाँ जब हम NaCl का स्ट्रक्चर स्टडी करके आए थे तो आपने वहाँ देखा होगा कि Na की प्लेसिंग कैसी है, Cl की प्लेसिंग कैसी है, यानी ये जो दोनों एटम हैं एक दूसरे से अल्टरनेटली प्लेस रहते हैं। पहले Cl एटम आएगा तो फिर Na एटम आएगा, फिर Cl एटम आएगा, तो फिर किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करें इस स्ट्रक्चर में। ओके और अगर मैं आयंस की बात करूं तो Na प्लस आयन जो होगा उसके पास जो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा, चूंकि Na का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है, तो जो Na प्लस जो आयन, सोडियम आयन जिसको हम कहते हैं, उसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। और जो क्लोरीन आयन इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, चूंकि एक्चुअली जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है, चूंकि ये क्लोरीन आयन है। ओके तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। ओके दिस शोज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव साइन शोज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कारण इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर मैं केवल यहीं से डिस्कस करना चाहूँ तो आप ये जानते हैं कि चूंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सोडियम आयन, तो इसका जो स्कैटरिंग फैक्टर होगा, जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा क्लोरीन आयन का, वो ज़्यादा होगा। एक जो बात यहाँ, खैर ये तो यहाँ इस रिलेशन के ऊपर हमने एक कंपैरिजन कर लिया, लेकिन जो यहाँ इस एग्जांपल को इंट्रोड्यूस करने का कारण है वो ये है, क्योंकि ये जो आपको ऊपर फिनोमिना बताई गई है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर से रिलेटेड, वो तब तक वैलिड है जब तक ये सब एटम्स आइडेंटिकल हैं। लेकिन क्लोरीन NaCl का स्ट्रक्चर जब आप स्टडी करके आते हैं तो वहाँ Na एटम, जो Na सोडियम का जो एटम है उसका जो साइज है या स्ट्रक्चर है वो अलग है, Cl का स्ट्रक्चर या साइज अलग है। इस कारण आप ये जो फिनोमिना है वो सोडियम क्लोराइड जैसे किसी स्ट्रक्चर के ऊपर वैलिड नहीं समझ सकते, यानी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर होगा। अब देखिए, अभी हम डिफाइन करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर को, तो हम ये कह रहे हैं कि डिफाइन हम अगर इसे यहाँ करें तो हम कहते हैं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द एंटायर यूनिट सेल, ओके इस एटम के द्वारा जितना स्कैटर्ड किया गया, इस एटम के द्वारा जितना स्कैटर्ड किया गया, इस एटम के द्वारा, इस एटम के द्वारा, इन सब एटम्स ने जितना टोटल स्कैटरिंग किया एम्पलीट्यूड को, जो ये जो एम्पलीट्यूड हमें यहाँ मिला है, ये स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड, टोटल स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड। इस केस में तो ठीक है कि आपको पता है ये एटम भी उतना स्कैटर करेगा, ये एटम भी उतना स्कैटर करेगा, ये एटम भी उतना स्कैटर करेगा, ये एटम भी, चूंकि आइडेंटिकल है एटम। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड जैसे किसी स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो चूंकि सोडियम और क्लोराइड दोनों का जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो अलग मिलेगा, चूंकि जो साइज है एटम का वो अलग है, जो साइज है एटम का वो अलग है। इसका मतलब जो क्लोरीन आयन है वो ज्यादा स्कैटरिंग करेगा, ज्यादा स्कैटर एम्पलीट्यूड। इस केस में, जो क्लोरीन आयन के केस में, ये जो क्लोरीन के एटम होंगे ये ज्यादा स्कैटर करेंगे एक्सरेज को इन कंपैरिजन टू द सोडियम एटम, क्योंकि इसका साइज बड़ा है एंड F इज सिंपली डिपेंड ऑन जेट। ओके तो आइडेंटिकल जब तक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तब तक तो हम ये बात कह सकते हैं कि हाँ, जितना ये एटम स्कैटर करेगा उतना ही ये करेगा, उतना ही ये करेगा, उतना ही ये करेगा। लेकिन जब आप NaCl जैसे किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो वहाँ ये बात वैलिड नहीं रहती। ओके सो ज्योमेट्रिकल, एक्चुअली जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर है वो रेशो है द एम्पलीट्यूड, द टोटल एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड बाय द entire unit cell to the amplitude of the scattered X-rays or radiation by an electron placed at any arbitrary origin। इसको अभी हम डिफाइन करने वाले हैं। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर को स्टडी कर सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर के कंपैरिजन में अलग क्यों है। ओके क्योंकि ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर इस यूनिट सेल, कौन सा यूनिट सेल है, किस तरह से एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है,
और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं पर यूनिट सेल, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। जबकि एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर कहीं भी आप अगर ये एटम्स आइडेंटिकल हैं तो स्कैटरिंग फैक्टर एटॉमिक इस एटम के लिए भी उतना ही होगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। लेकिन ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर इस यूनिट सेल के लिए अलग होगा और इस यूनिट सेल के लिए अलग होगा और इस यूनिट सेल के लिए अलग होगा। दैट्स व्हाई दीज आर टू डिफरेंट टॉपिक, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर फैक्टर और एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ओके, सो हम अब डिफाइन करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर को। So let's see this. The intensity of X-ray beam diffracted from a crystal. Okay, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी की अभी बात कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की अभी बात नहीं की। अभी एक रिलेशन भी हम आगे इस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। Okay, so the intensity of X-ray beam diffracted from a crystal not only depends on atomic scattering factor of the various atoms involved but also on the content of the unit cell। ये जो लाइन है ये, that the intensity of X-ray beam diffracted from a crystal not only depends on the atomic scattering factors of the various atoms involved but also on the content of the unit cell। और content of unit cell की आप बात करते हैं तो आप बात करते हैं on the number, type, simple cubic है, body center cubic है या face center cubic है, and the distributions of atoms within the cell। इन सब content of the unit cell पे डिपेंड करता है intensity। ये it is therefore important to know the effect of various atoms present the unit cell on the total scattering amplitude in a given direction। The total scattering amplitude is defined by this capital F, H dash, K dash, L dash। For the reflection, H dash, K dash, L dash is defined as। Okay, so अगर आपको इंटेंसिटी को पता करना है, ये इंटेंसिटी, तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को पता करें। रीजन इज दैट कि जो रिलेशन है इंटेंसिटी के बीच में और एम्पलीट्यूड के बीच में, आप जब कभी आपने इंटरफेरेंस की फिनोमिना जहाँ भी स्टडी की होगी तो एक रिलेशन आप वहाँ सिंपली स्टडी करते हैं, दैट आई द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स और द resultant wave is directly proportional to a square। What is a square? A square is the total or resultant amplitude of wave which is found or obtained by the constructive or destructive interference of the two waves। तो वो जो रिलेशन है I is directly proportional to a square, वही यहाँ हम यूज करें। I is intensity and A is total scattering amplitude which is denoted by capital F in this case। क्योंकि फैक्टर को हम डिफाइन करना चाहते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर को, that's why it is simply defined as capital F, F for factor। Okay, so in this case the total scattering factor, जब हमें ये कैपिटल F मिल जाएगा, जो सिंपली हम जब इंटरफेरेंस का केस स्टडी करते हैं तो वहाँ हम कैपिटल A से टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं, टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं। ओके, उस केस में, इस केस में हम इसको कैपिटल F से डिफाइन कर रहे हैं, तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड रेडिएटेड रेडिएशन, द रेशो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द एंटायर यूनिट सेल। एक पूरी यूनिट सेल से जितना एम्पलीट्यूड स्कैटर्ड हुआ है, to the amplitude of the radiation scattered by a single point electron placed at origin for the same wavelength। that is, जो एक्सरेज है वो एक ही एक्सरेज है, वही यूनिट सेल को एक्सपोज करे और वही इस सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉन को एक्सपोज करे, यानी उसी वेवलेंथ के लिए।
ये जो इंसिडेंट एक्सरेज आप देख रहे हैं इसकी वेवलेंथ वही है जो एटम पे स्ट्राइक कर रही है, और ये जो वेवलेंथ ये जो इंसिडेंट एक्सरे है जो इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कर रही है इसकी वेवलेंथ भी सेम है, अलग वेवलेंथ की एक्सरेज नहीं है, यानी एक सेम वेवलेंथ की एक्सरे से इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को एक्सपोज किया गया है। ओके, so simply you can define the atomic the geometrical structure factor, or before define the geometrical structure factor we are trying to define the total स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और जब हम ये डिफाइन कर लेंगे तो आगे की चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। सो द टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैपिटल एफ फॉर एनी प्लेन, एनी आर्बिट्ररी प्लेन एच डैश के डैश एल डैश इज डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द एंटायर यूनिट सेल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन स्कैटर्ड बाय अ सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉन। सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉन ये एक सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इसको आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से इंसिडेंट एक्सरे आती है, इस एटम पे स्ट्राइक करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। यहाँ से इंसिडेंट एक्सरे आती है, इस एटम पे स्ट्राइक करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। यहाँ से इंसिडेंट एक्सरे आती है, इस पॉइंट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। और यहाँ से इंसिडेंट एक्सरे आती है, इस एटम को स्ट्राइक करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। ठीक है, अब मैं इन सिंप्लिसिटी के लिए इन एटम्स को आर्बिट्ररी में इनका नंबरिंग में कर रहा हूँ। मान लीजिए इस एटम को जो यहाँ इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है, इस एटम को मैंने ये जो एटम है फर्स्ट एटम, इसको मैंने नंबर दे दिया नंबर 1। ओके, ये नंबर 1। ठीक है, अब आपको ये जो फिनोमिना मैं यहाँ आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ इसको बड़ा ध्यान से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहाँ से ये इंसिडेंट एक्सरे आती है, इस एटम पे स्ट्राइक करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। ओके, अब देखिए ये इंसिडेंट एक्सरे आती है, इस सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। अब मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये जो नंबर 1 एटम को स्ट्राइक किया इस इंसिडेंट एक्सरे ने, उस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई, और ये जो एक्सरे आती है इस पॉइंट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रही है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रही है। तो इस स्कैटर्ड एक्सरे और इस स्कैटर्ड एक्सरे, यानी वो स्कैटर्ड एक्सरे जो नंबर 1 एटम से स्कैटर्ड हुई और वो स्कैटर्ड एक्सरे जो इस इलेक्ट्रॉन ने स्कैटर की, उनके बीच के फेज डिफरेंस को मैंने phi1 कंसीडर किया, जो प्रैक्टिकली इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरेज के बीच में फेज डिफरेंस होगा। आइडियली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा ये चाहते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें स्क्रीन पर मिले, और वो तभी मिलेगा जब ये दोनों जो स्कैटर्ड एक्सरे हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें। ओके, और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर के लिए जरूरी है कि इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने कंसीडर कर लिया कि नंबर 1 एटम से जो स्कैटर्ड एक्सरे हैं और इस इलेक्ट्रॉन से जो स्कैटर्ड एक्सरे हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस मैंने phi1 कंसीडर किया। 1 किस लिए कंसीडर किया है? क्योंकि ये नंबर 1 एटम से स्कैटर्ड हो रही है। अब इस एटम को मैं नंबर 2 कह देता हूँ। ये जो एटम है इसको मैंने कह दिया, इसकी नंबरिंग है नंबर 2। अब यहाँ से इंसिडेंट एक्सरे आती है और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है, और इस इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग की डायरेक्शन हमें पता है। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड एक्सरे और इस नंबर 2 एटम से स्कैटर्ड एक्सरे के बीच का जो फेज डिफरेंस है इसको मैंने कह दिया phi2। phi2 इसलिए कहा गया कि ये जो एटम का नंबरिंग था ये 2 था। ओके, अब इसी तरह से मैं दूसरे भी एटम्स के लिए काम कर सकता हूँ। मैं इसको नंबर 3 एटम कह दूँ, यहाँ से इंसिडेंट एक्सरे आएगी, यहाँ phi3 हो जाएगा, इसको 4 कहूँ तो यहाँ phi4 हो जाए। तो इस तरह से जितने भी यहाँ एटम्स प्रेजेंट हैं उन सब के लिए मैं ये वर्क कर सकता हूँ। ओके, तो जो फर्स्ट एटम के लिए जो टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा वो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। F1
What is F1? F1 is the atomic scattering factor for this atom into phase difference between these two scattered way, that is scattered from the number 1 atom and that is scattered from the phase difference between these two scattered X-ray. One is scattered by this atom number 1 and other is scattered by this point electron E. The phase difference between these two scattered X-ray is phi1. So F1 and exponential iota phi1. This is the total scattering amplitude for this atom. Okay. Similarly, for number 2 atom, phi2, the atomic scattering factor of number 2 atom, and is multiplied by exponential iota phi2, because the phase difference between these two scattered X-ray, one is scattered by the atom number 2 and other is scattered by this point electron E, is phi2. इसी तरह से मैं 1 के लिए डिफाइन कर सकता हूँ, 2 के लिए डिफाइन कर सकता हूँ, 3 के लिए डिफाइन कर सकता हूँ, 4 के लिए डिफाइन कर सकता हूँ. तो इस एटम को मैंने कह दिया jth एटम, क्योंकि ये तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स आप स्टडी कर रहे हैं ना. आगे जब आपको जो कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टडी अगर करने पड़े तो वहाँ तो बहुत सारे, जैसे कि मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जबकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर कोई कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अगर आपको NaCl स्ट्रक्चर स्टडी करना पड़े उन केसेस के बारे में मैं कह रहा हूँ. तो इस एटम को मैंने कह दिया jth एटम, इस एटम को मैंने कह दिया jth एटम. तो यहाँ से जो इंसिडेंट एक्सरे आई और इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई, और जो इस इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड एक्सरे है, इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरेज के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मैंने कह दिया phi j. नंबर 1 एटम के बीच में, नंबर 1 एटम से स्कैटर और इस पॉइंट इलेक्ट्रॉन ई से स्कैटर्ड एक्सरे के बीच का फेज डिफरेंस phi1. नंबर 2 एटम से स्कैटर्ड एक्सरे, उस पॉइंट इलेक्ट्रॉन ई से स्कैटर्ड एक्सरे के बीच का जो फेज डिफरेंस है उसको phi2 कहा. तो जो jth एटम से स्कैटर्ड एक्सरे है और इस पॉइंट इलेक्ट्रॉन ई से स्कैटर्ड एक्सरे के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मैंने कह दिया phi j. तो जब नंबर 1 एटम के लिए मैं इस तरह से टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ, नंबर 2 एटम के लिए मैं इस तरह से टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिख रहा हूँ, तो जो jth एटम होगा, फर्स्ट एटम, सेकेंड एटम, jth एटम, तो जो jth एटम होगा उसके लिए जो अगर मैं टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिखूं तो किस तरह से लिखा जाएगा? phi j एक्सपोनेंशियल आयोटा phi j, phi1 एक्सपोनेंशियल आयोटा phi1, phi2 एक्सपोनेंशियल आयोटा phi2. फॉर jth एटम phi j एक्सपोनेंशियल आयोटा phi j. और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ दैट समेशन j f j एक्सपोनेंशियल आयोटा phi j. दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब j की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा, j की वैल्यू 2 रखिए ये वाला एक्सप्रेशन रखिए, j की जगह j रखिए तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा आपको. तो कॉन्सिक्वेंटली जो मेरे पास टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आया वो आया ये समेशन j f j एक्सपोनेंशियल iota phi j. Okay, this is my equation number 1. Okay, where the fj is atomic scattering factor for the jth atom. Fj is the atomic scattering factor for the jth atom, and phi j is the phase difference between the radiation scattered from the jth atom of the unit cell and that is scattered from the electron placed at origin. इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, अब हम आगे की तरफ इस डिस्क्रिप्शन को लेके चलते हैं, और आपको ये पता है कि जो फेज डिफरेंस है phi j, इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. और ये ऐसा हमने एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर को जब स्टडी किया तो उस केस में भी हमने phi j को कुछ इसी तरह से एक्सप्रेस किया था दैट phi j, द फेज डिफरेंस phi j कैन बी रिटन एज 2 pi by lambda
vector rj dot vector n, where rj is the position vector of jth atom, this atom, position vector of this with respect to an arbitrary origin at which this point electron is placed. Okay, so this, so phi j को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जहां जो आर जे वेक्टर है वो पोजीशन वेक्टर है jth एटम का, और जो वेक्टर n है ये स्कैटरिंग नॉर्मल है। इन दोनों को हम बहुत अच्छे से स्टडी करके आए हैं पीछे एटॉमिक स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का, जब हमने एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर का जो टॉपिक स्टडी किया है। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, that is the result which provided by equation number 2 in equation number 1, और इक्वेशन नंबर 1 ये है, और इक्वेशन नंबर 2 मुझे देता है वैल्यू किसकी, फाई जे की वैल्यू देता है। तो फाई जे की वो वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 मुझे प्रोवाइड करा रहा है, मैं यहाँ इस जगह प्लेस कर दूंगा, तो उससे जो मुझे रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये the total scattering amplitude for a plane h dash k dash l dash is equals to summation j, fj is same, exponential, iota same, and the value of phi j is 2 pi by lambda rj vector dot n vector. This is my equation number 3. This is my equation number 3. Okay, and let the rj vector, that is the position vector of the jth atom, is uj vector a, vj vector b, and wj vector c, where vector a, vector b, and vector c are lattice translation vectors। और पोजीशन वेक्टर को आप इस तरह डिफाइन करते भी हैं। मान लीजिए आपको कोई भी पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना है किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो आप कैसे करते हैं, ax प्लस by प्लस cz, तो ये वही वाला है, ये केवल ट्रांसलेशन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा गया है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो उसी तरह से इस पोजीशन वेक्टर को, जैसे आप किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आपको डिफाइन करना है, उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है आपको, तो सिंपली आप करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सिंपली उसी मेथड को यहाँ यूज किया गया है। और इस ये जो जेथ एटम है, ये एटम, ये इस आर्बिट्रेरी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको डिफाइन किया गया और इस तरह से लिखा गया है। ओके, सो दिस, सो आरजे वेक्टर इज डिफाइंड इन दिस फॉर्म। ओके, देन व्हाट इज आरजे वेक्टर डॉट एन वेक्टर? तो आप सीधे इसका डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ ले लेंगे, क्योंकि ये तो सिंपली आप कह सकते हैं नंबर्स हैं, यूजे, वीजे, डब्ल्यूजे, है ना। इनको आप n1, n2, n3, m1, m2, m3, a1, a2, a3, b1, b2, b3 कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो नंबर्स हैं। ये तो वो आप ये कहिए कि जो एक्स डायरेक्शन में वेक्टर है उसका मल्टीप्लिकेशन कितना है, या वो किस वैल्यू से मैग्नीफाइड हो रहा है, ये वो नंबर है। वीजे वो नंबर है जो वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो कितने नंबर से मैग्नीफाइड है। और सिमिलरली वेक्टर सी के बारे में वही कहानी है। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है। n1, n2, n3 लिख सकते हैं, m1, m2, m3 लिख सकते हैं, a1, a2, a3 लिख सकते हैं, b1, b2, b3 कुछ भी जैसे आप कंफर्टेबल हैं। ओके, सो आरजे वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यानी आरजे को आपने इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है एन वेक्टर के साथ। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। तो यूजे यहाँ वैल्यू बनेगी मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट जाएगा इस वेक्टर के साथ, ये तो नंबर है। फिर वीजे वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन, और इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर एन का तो जाएगा डब्ल्यूजे वेक्टर सी डॉट वेक्टर एन। ओके, ये हो जाएगा। सो यूजिंग रिजल्ट, ये रिजल्ट हमने एक्वायर किया था
इससे पहले वाले टॉपिक में, और वहाँ आपसे डिस्कस भी किया गया था कि ये जो रिजल्ट है हम नेक्स्ट टॉपिक में हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये रिजल्ट हमने यहाँ यूज़ किया था। ये देखिए, ये जब हमने इस पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया था, तो आप जानते हैं कि दो वेव्स जो एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो उनके बीच जो पाथ डिफरेंस है वो कुछ इस तरह का होगा, दैट शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो ये रिजल्ट आपको मिलता है। तो इस रिजल्ट को मैं वहाँ डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन, ये वैल्यू मुझे पता हो गई, और ये वैल्यू मुझे पता है एन लैम्डा के इक्वल है। एन की वैल्यू यहाँ क्योंकि एन एच डैश के डैश एल डैश से डिफाइन है, तो एन की वैल्यू मैं उसी तरह से यूज कर रहा हूँ। तो इस रिजल्ट को इस पर्टिकुलर रिजल्ट को मैं डायरेक्ट वहाँ यूज कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं। सो यूजिंग रिजल्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, ये आ गया एच डैश एल, एच डैश लैम्डा, क्योंकि वहाँ एन लैम्डा था, और एच डैश जो एन है यहाँ वो डिफाइन है एच डैश के डैश और एल डैश के द्वारा। सो वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन, ओके, वहाँ था वेक्टर आर डॉट ये वैल्यू, और ये किसके बराबर है, एन लैम्डा के बराबर। एन किससे डिफाइन है, एच के एल से डिफाइन है, ओके। तो एच डैश एल डैश, ये देखिए एच डैश के डैश एल डैश। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, क्योंकि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन का ये रिजल्ट है, और इसके बराबर में जब मैं एन लैम्डा लिखूंगा और एन एच डैश के डैश एल डैश से डिफाइन है, तो जो कंपैरिजन से, इनके कंपैरिजन से जो आएगा मेरे पास रिजल्ट वो ये होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन एच डैश लैम्डा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन के डैश लैम्डा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर एन एल डैश लैम्डा। ये रिजल्ट मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इसकी जगह वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन की जगह मैं लिख सकता हूँ एच डैश लैम्डा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन की जगह हम लिख सकते हैं के डैश लैम्डा, और वेक्टर सी डॉट वेक्टर एन की जगह हम लिख सकते हैं एल डैश लैम्डा। ये हम यहाँ लिख सकते हैं, ओके। सो जो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन की वैल्यू, ये इक्वेशन जो मुझे देगी वो देगी यू जे एच डैश लैम्डा, वी जे के डैश लैम्डा प्लस डब्ल्यू जे एल डैश लैम्डा, ओके। लैम्डा यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। तो वेक्टर आर जे डॉट एन वेक्टर की जो वैल्यू मेरे पास आई वो आई लैम्डा कॉमन हुआ, यू जे एच डैश प्लस वी जे के डैश प्लस डब्ल्यू जे एल डैश। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। This is my equation number 4. Now using equation number 4 into equation number 3. Using equation number 4 into equation number 3. तो इस रिजल्ट को आर जे वेक्टर डॉट एन वेक्टर, इस रिजल्ट को मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे पता है कि आर जे वेक्टर डॉट एन है, और आर जे वेक्टर डॉट एन इस पूरे डिस्कशन के बाद जो मुझे वैल्यू मिली है वो इस तरह की है। तो इक्वेशन नंबर 4 के रिजल्ट को मैं यूज कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में, और यहाँ आप देख रहे होंगे आर जे वेक्टर डॉट एन वेक्टर की जो ये वैल्यू है ये मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। तो उससे जो रिजल्ट मेरे पास आएगा वो क्या होगा, the total scattering amplitude f can be defined as equal to summation j fj exponential iota 2 pi by lambda, और लैम्डा चूंकि ये जो वैल्यू मुझे देगा आर जे वेक्टर डॉट एन वेक्टर ये दे रहा है लैम्डा, so lambda u j h dash v j k dash w j l dash. So lambda is cancelled with lambda, and we have the total scattering amplitude is equals to summation j f j exponential iota 2 pi v j h dash v u j h dash v j k dash w j l dash. This is my equation number 5th. This is my equation number 5th. Okay. So फॉर आइडेंटिकल एटम्स, आपको ये पता है ये बात, जब हम इस टॉपिक को हमने स्टडी शुरू किया तो हमने कहा था कि आइडेंटिकल अगर एटम्स होंगे तो जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा सबके लिए एक जैसा होगा, क्योंकि
पहला एटम भी उतना ही स्कैटर्ड करेगा एक्सरे को जितना दूसरा करेगा, फिर उतना ही तीसरा करेगा, उतना ही चौथा करेगा। तो जो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर होगा Fj, वो सभी एटम्स के लिए, लेकिन कंडीशन ये है 4 आइडेंटिकल एटम्स, 4 आइडेंटिकल एटम्स। अगर आइडेंटिकल एटम्स हैं तो जो Fj है उसको मैं खाली सिंपली F लिख सकता हूँ, और इसको समेशन से बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल एटम के लिए फर्स्ट एटम के लिए Fj F, सेकंड एटम के लिए Fj F, थर्ड एटम के लिए Fj F, आइडेंटिकल एटम्स। तो मैंने इसको F बाहर लिख दिया। समेशन j एक्सपोनेंशियल iota 2 pi uj h dash vj k dash plus wj l dash, and this equation can be written as F and S. This is my equation number 6, where S is whole this summation j exponential iota 2 pi uj h dash vj k dash plus wj l dash. This is my equation number 7, and is known as, this S is known as geometrical structure factor, as it depends on the geometrical arrangement of atoms within the unit cell. Okay, as it depends on the geometrical arrangement of the atoms within the unit cell. Okay, तो ये इक्वेशन आगे हम बहुत यूज करने वाले हैं, स्ट्रक्चर फैक्टर को, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर को डिफाइन करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, क्योंकि जो टॉपिक है वो यही है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये जो टोटल एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ डिफाइन किया वो यहाँ तक पहुँचने के लिए डिफाइन किया, यहाँ तक पहुँचने के लिए डिफाइन किया। तो ये है ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, जो हमारे टॉपिक का नाम है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। This equation number 7, which gives the value of S, which is expressed in this form, is known as geometrical structure factor. Okay, तो अभी के लिए इतना ही, और आगे के लेक्चर में फिर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। Okay, so meet you into the next one, and thank you for now.